हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं हमारी क्लास 6 की जो एनसीईआरटी है वो कंप्लीट हो चुकी है। क्लास 7 की जो हिस्ट्री एनसीईआरटी है वो हम आज से स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, जो है हमारे अतीत 2। ठीक है, आप देख सकते हो 7th क्लास की इतिहास की बुक। और हम इसके डेली मैं एक वीडियो अपलोड किया करूँगी और हम इसके नोट्स देखेंगे। ठीक है, तो हम पहले देख लेते हैं इसमें चैप्टर्स है कौन कौन से। सिलेबस के हिसाब से देखें तो 1000 वर्षों के दौरान हुए परिवर्तनों की पड़ताल फर्स्ट चैप्टर्स में ये है। सेकंड आ जाता है नए राज्य उनके राज्य। फिर आ जाता है दिल्ली के सुल्तान, मुगल साम्राज्य, शासक और इमारतें, नगर व्यापारी और शिल्पीजन, जनजातियां, खाना बदोश और एक जगह बसे हुए समुदाय, ईश्वर से अनुराग, क्षेत्रीय संस्कृतियों का निर्माण, 18वीं शताब्दी में नए राजनीतिक गठन। ये सब चैप्टर क्या करने हैं, हमें पढ़ने हैं और फिर हम नोट्स देखेंगे। ठीक है, जब मैं आपको नोट्स दिखाती हूँ तो आपको फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना है, चैप्टर खोल लेना है। चैप्टर खोलने के बाद आपको उसकी एक रीडिंग ले लेनी है। एक थोड़ी जो 7th क्लास की एनसीईआरटी ना थोड़ी सी डिफिकल्ट है। ठीक है ना, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या करना है, छोटी छोटी चीजें इनमें पढ़नी है। ठीक है, हाईलाइट करते चलना है या आप पेंसिल से अंडरलाइन कर सकते हो। आपको एक रीडिंग में जो ये चैप्टर समझ नहीं आएगा, फर्स्ट चैप्टर थोड़ा हार्ड है। ठीक है, आपको 1 या 2 रीडिंग लेनी है, उसके बाद आपको चीज़ें समझ आने लगेगी। जब मैंने पढ़ी थी ये बुक तो मुझे भी थोड़ी हार्ड लगी थी 7th क्लास की, क्योंकि 6th क्लास की काफ़ी ईजी है। 8th क्लास की भी अच्छी है, बट जो 7th क्लास की है ना थोड़ी सी हार्ड है, क्योंकि इसकी लैंग्वेज काफ़ी ज़्यादा हार्ड है। तो आपको 1-2 रीडिंग में समझ आएगी। ठीक है, फिर आपको क्या करना है, आपको जब रीडिंग ले लोगे फर्स्ट चैप्टर की तो उसके बाद मैं जो आपको नोट्स की वीडियो देती हूँ, आपको वो नोट्स की वीडियो आपको देखकर एंड वीडियो को पॉज करके अपने नोट्स बना लेने हैं। ठीक है, तो आज से हम 7th क्लास की जो है हिस्ट्री स्टार्ट करने वाले हैं। तो आपको मैं एक बार थोड़ा सा इस तरह से बुक दिखा देती हूँ किस तरह की, अगर आपने नहीं देखी है, अगर आप पीडीएफ से पढ़ रहे हो एनसीईआरटी की बुक। देखिए, आप देख सकते हो मैंने जो जो पढ़ा था इसमें, तो मैंने पेंसिल से इसमें कॉर्नर पे भी लिख रखा है। जैसे शिया जो है पैगंबर साहब के दामाद अली को मानते थे, और जो सुन्नी है वो खलीफाओं को मानते थे। इस तरह से जो छोटी छोटी चीज़ें मैंने कॉर्नर पे लिख दी है एंड फिर मैंने नोट्स प्रिपेयर किए थे। एंड नोट्स को भी आपको 3-4 बार रिवाइज करना है। ठीक है, अगर आपने नोट्स बना के लिख दी तो कुछ समझ नहीं आएगा। और फिर आपको क्या करना है, क्वेश्चन करने के बाद आपको ये वाले जो प्रश्न दिए रखते हैं ना लास्ट में पेपर मतलब चैप्टर के, तो वो आपको खुद सोल्व करने हैं। नहीं होते सोल्व, आप एनसीईआरटी के नेम से जो एक ऐप आता है आपको वो डाउनलोड करना है एंड फिर आपको क्या करना है, वहाँ से क्वेश्चन देख लेने हैं। ठीक है, तो इस तरह से जो है आपको ये बुक पढ़नी है। चलिए फर्स्ट चैप्टर हम इसका स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट चैप्टर कौन सा था आपका, 1000 वर्षों के दौरान हुए परिवर्तनों की पड़ताल, ट्रेसिंग चेंज थ्रू अ 1000 ईयर। चैप्टर 1 है आपका। इसमें हम कौन कौन से टॉपिक पढ़ने वाले हैं पहले तो हम वो देख लेते हैं। हम इसमें मैप देखेंगे, हिंदुस्तान शब्दावली देखेंगे, न्यू एंड ओल्ड टर्मिनोलॉजी, इतिहास स्त्रोत देखेंगे, कौन कौन से इतिहासकार के स्त्रोत थे, नई राजनीति को सामाजिक समूह देखेंगे, पुराने और नए धर्म को देखेंगे, क्षेत्रों साम्राज्य, समय और इतिहास का कालखंड, ये सब इस पे टॉपिक पढ़ने वाले हैं। तो आपको क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल चैप्टर की रीडिंग करनी है। रीडिंग नहीं करोगे ना आपको कुछ समझ नहीं आएगा, क्योंकि चैप्टर फर्स्ट थोड़ा सा हार्ड है। 12वीं सदी के भूगोलवेत्ता, 12वीं सदी के भूगोलवेत्ता कौन थे, अल इद्रिसी। उन्होंने 1154 में पहला नक्शा बनाया। अब आप कह रहे हो भूगोलवेत्ता कहाँ से आ गया इतिहास में, तो बिना भूगोल के बिना मैप के तो इतिहास बनता ही नहीं है। ठीक है, जब तक मैप नहीं होगा आप कैसे समझोगे हिस्ट्री। दुनिया के नक्शे का एक हिस्सा जिसमें भारतीय उपमहाद्वीप को भूमि से समुद्र तक दिखाया गया है। 18वीं सदी की बात करती हूँ तो आरंभ में फ्रांसीसी मानचित्रकार था, कौन था, गिवलाम देजिस्ले, आपको नाम याद रखना है। उसने 1720 में नक्शा बनाया। दूसरा मानचित्र पहले मानचित्र बनने के लगभग 600 वर्ष बाद आया। पहला मानचित्र 1154 में और दूसरा 1720 में आया। दोनों में डिफरेंस कितना है, 600 वर्ष। ठीक है, 600 वर्ष बाद जो है दूसरा नक्शा बनाया गया था। अब बात करते हैं जो मेन चीज इसमें वो है हिंदुस्तान शब्द। ये क्या है, आधुनिक राष्ट्र राज्य भारत। ठीक है ना, जो आज हम कहते हैं। इसको हमने 3 भागों में डिवाइड कर लिया है। फर्स्ट आता है 13वीं सदी। 13वीं सदी का जो इतिहासकार था, फारसी इतिहासकार, वो कहा था मिनहाज ए सिराज। मिनहाज ए सिराज का नाम आप आगे तक पढ़ोगे। ठीक है, हिंदुस्तान का आशय, इसने क्या कहा, इसने कहा कि हिंदुस्तान का जो आशय है ना वो पंजाब, हरियाणा और गंगा क्षेत्र से है। अगर हम राजनीतिक अर्थ की बात करें तो दिल्ली सल्तनत के अंदर जो भू क्षेत्र आता है उसने ये कहा है कि हिंदुस्तान वो है। 16वीं सदी में कौन आता है, बाबर आता है। बाबर आप आगे पढ़ोगे, जब आप 7th क्लास का जो चैप्टर है मुगल एम्पायर, उसमें आप पढ़ोगे बाबर। ठीक है, बाबर जो था मुगल जो साम्राज्य था उसका पहला संस्थापक था, फर्स्ट संस्थापक। ठीक है, बाबर हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग इसने क्या किया है, इस उपमहाद्वीप के भूगोल, पशु पक्षी और यहाँ के निवासियों की संस्कृति का वर्णन करने के लिए किया था।
अब बात करते हैं 14वीं सदी, ठीक है, उसमें आ जाता है अमीर खुसरो। अमीर खुसरो का नाम सब जानते हैं। तो उसने भारत को एक भौगोलिक व सांस्कृतिक सत्व के रूप में पहचाना जा रहा था। उसने कहा कि जो भारत है उसको उसने भौगोलिक सांस्कृतिक रूप में जाना। तो कुल मिला के हिंदुस्तान शब्द जो है उसके 3 अलग अलग जो है इतिहासकार उन्होंने अलग अलग दिए। मीनार सिराज ने रखा, बाबर ने रखा और अमीर खुसरो ने अलग कहा, ठीक है। पूछा जा सकता है दक्षिण भारत क्षेत्र इसमें शामिल नहीं था। इसमें इन्होंने जो हिंदुस्तान में दक्षिण भारत क्षेत्र को शामिल नहीं किया था। चैप्टर में जो कीवर्ड्स है ना इंपॉर्टेंट है, मैं वही बताऊंगी आपको, ठीक है। आपको चैप्टर की रीडिंग कर लेनी है, सब कुछ रीडिंग करने वाला है, क्योंकि इसमें आ जाता है अभिलेखागार। अभिलेखागार क्या होते हैं? ऐसे स्थान जहां दस्तावेज और पांडुलिपियों को रखा जाता है। आज सभी राष्ट्रीय और राज्य सरकारों के अभिलेखागार होते हैं, जहां वे अपने तमाम पुराने सरकारी अभिलेख और लेन देन का ब्यौरा रिकॉर्ड करते हैं। आ जाता है मैन्युस्क्रिप्ट की कुछ भाषा शैली क्या थी, तो ये इंपॉर्टेंट है। नस्तक लिपि, नस्तक लिपि क्या होती है? वो बाईं ओर लिखी जाती है, ठीक है। और एक होती है शिकस्त लिपि, वो दाईं ओर लिखी जाती है। फारसी और अरबी के जानकारों के लिए इस लिपि को पढ़ना आसान होता है। अब आ जाता है नए सामाजिक और राजनीतिक समूह, न्यू सोसाइटी एंड पॉलिटिकल चेंज। तो वो 750 से 1750 तक हुए थे। इसमें कौन कौन से चेंज आए थे? एक तो तकनीकी और प्रौद्योगिकी परिवर्तन आया था, सामाजिक गतिशीलता बढ़ी थी, पर्यावरण परिवर्तन आए थे कुछ कुछ समाज में। अगर बात करते हैं तकनीकी में कौन कौन से परिवर्तन आए, तो सिंचाई में परिवर्तन हुआ, रहट पद्धति आई, ठीक है ना। रहट जो पद्धति थी वो कृषि के लिए आई थी। हथियारों की आई, बारूद, भोजन में जैसे आलू, मक्का, चाय, कॉफी का यूज होने लगा था। सामाजिक गतिशीलता बढ़ी, जैसे राजपूत समुदाय का महत्व बढ़ा 8 से 14वीं सदी में। योद्धा, क्षत्रिय आ गए इसमें। पर्यावरण परिवर्तन क्या हुआ? जंगलों की कटाई, कृषक वर्ग अंतर, ये सब। समाज में कास्ट, सब कास्ट होने लगी, व्यवसाय होने लगे, जाति पंचायत, ये सब होने लगा था। एक मेंस का क्वेश्चन आ जाता है यहाँ से कि 750 से 1750 तक का काल जो था वो आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक परिवर्तन का काल था, व्याख्या करे। तो ये आपको एनसीईआरटी की 7वीं क्लास की बुक है उसमें से आपको उठा लेना है। मैं सारा तो उसमें नहीं लिख सकती, क्योंकि शॉर्ट नोट्स हम बनाते हैं तो उसका मतलब होता है कुछ मेन पॉइंट को ही लिखना, ठीक है। और आपको चैप्टर अच्छे से रीडिंग करना है। समय और इतिहास के कालखंडों पर विचार करें तो केवल घड़ी, कैलेंडर नहीं बल्कि सामाजिक, आर्थिक, संगठन परिवर्तन के आधार पर थे। बड़े युग को काल के आधार पर बांटते हैं। अंग्रेजी इतिहास का जो है प्राचीन में आते हैं, मध्य और आधुनिक में। और आर्थिक और सामाजिक कुछ कारण थे, ठीक है। तो इसलिए समझने से पहले आपको चैप्टर रीड करना होगा, उसके बाद आपको समझ आएगा कि चैप्टर काफी मतलब अच्छा है। थोड़ी लैंग्वेज हार्ड है इसलिए कीवर्ड सिर्फ इतने निकलते हैं। वीडियो को पॉज करना है एंड आपको चैप्टर के नोट्स बना लेने हैं। सेकंड चैप्टर मैं अगली वीडियो में लेके आऊंगी। तो अगर आपको नोट्स अच्छे लगते हैं तो आपको लाइक करना है, फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करना है। मैं फिर आपको कहूंगी कि आपको पहले बुक जरूर पढ़नी है। अगर आप एनसीईआरटी का चैप्टर नहीं पढ़ोगे तो आपको नोट्स कुछ समझ नहीं आएंगे।